चुका, ये लग रहा था कि मामला संभल जाएंगे और क्लैरिटी आ जाएगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, लेकिन कन्फ्यूजन्स की भरमार हो गई है। आईनी बेंच की तश्कील कैसे होगी और उसके बाद जुडिशल कमीशन के मेंबर्स कौन कौन होंगे, इन सब मामलात को लेकर मार्केट में बहुत सी थेरीज चल रही हैं, लेकिन आजम नज़ीर तारड़ साहब एक एक करके सबका जवाब दे रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि आईनी बेंच अगले हफ्ते से काम शुरू करेंगे, यानी इसको डिले नहीं किया जाएगा। जैसे ही नए चीफ जस्टिस आएंगे, आईनी जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और आईनी बेंचेस की तश्कील पर काम शुरू हो जाएगा। एक बेंच में 5 जजेस होंगे और इसके हवाले से असेंबली, सूबाई असेंबली भी बाकायदा एक करारदाद के जरिए मंजूरी देगी। अब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट आईनी मुकद्दमात का तयन कैसे करेगी कि इस मुकद्दमे में आईनी नुक्ता मौजूद है या नहीं, वो आज जस्टिस याहिया आफरीदी के ज़ेर सदारत उनके एक मुकद्दमे की समाअत हो रही थी, वो हेड कर रहे थे उस बेंच को, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने आईनी मुकद्दमात की निशानदही के लिए रजिस्ट्रार को पॉलिसी दे दी है। तो वो कुछ ऐसे निकात हैं जिनको लेकर मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मौजूद है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि बतौर नए चीफ जस्टिस, जस्टिस याहिया आफरीदी के चैलेंजेस क्या होंगे? जी हाँ, ये ठीक है, अच्छा किया कि तारड़ साहब ने क्लैरिफिकेशन दे दी है, मगर इट्स नॉट इनफ। अब आपका कहना यह है कि सैकड़ों की तादाद में केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, उनमें से हमें नहीं पता कितने हैं जिनको ये कहा जा सकता है कि उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व हैं। अब याहिया आफरीदी साहब ने ये रजिस्ट्रार के हवाले कर दिए जी, रजिस्ट्रार के हवाले तो कर दिया, मगर वो चैलेंज हो जाता है ना कि रजिस्ट्रार का इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर वो नहीं है तो आगे से वो जो पिटिशनर हो कहेगा नहीं है इसके अंदर, फिर क्या करेंगे? तो देन द रजिस्ट्रार्स डिसीजन विल बी चैलेंज्ड। और मेरी तरफ से तो ये क्लियर है कि ये जो 6-7 जजेस हैं ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे हर चीज में। किसी में कहेंगे हम नहीं बैठते, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। अभी मंसूर अली शाह साहब ने रास्ता तो दिखा दिया, एक बेंच में बैठने से इनकार कर दिया, और क्या इसी के साथ दोनों मंसूर अली शाह और आयशा साहिबा ने बैठ के कहा ये इसके अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, हम नहीं सुनते। तो अब क्या रजिस्ट्रार जो है रातों रात बैठ के सॉर्ट आउट करेगा? और अगर सॉर्ट आउट करेगा तो प्रायोरिटी किसको देगा? पहले किसको सुनना है, बाद में किसको सुनना है? तो मैं समझता हूँ कि अभी तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। There are going to be a lot of problems. They have not thought this through, and they should now think about the real issue will be, और ये चौधरी एतजाज एहसन साहब ने पॉइंट आउट किया था एक इंटरव्यू के अंदर, and he said the right thing. He said बड़ा मसला बन जाएगा, कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे इन इश्यूज को? हर इश्यू के अंदर there is a constitutional problem or a reference. What was the purpose of doing all this? बस एक चीफ जस्टिस बना देते और वही बेंचेस बनाता और वो देख लेते कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, मगर अब तो वो चीफ जस्टिस के हाथ से भी आपने निकाल दिया। आपने सिलेक्ट भी कर लिया याहिया आफरीदी साहब को, मगर उनको पावर भी नहीं दी टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। इसका मतलब तो ये हुआ कि तनाज़ा मजीद गहरा हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो लेटर है वो ये चाहता है, उन्होंने इसमें डिमांड किया है कि जब तक आप उस ऑर्डिनेंस के ऊपर, तरमीमी ऑर्डिनेंस जो आया था, आप उसके ऊपर फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाते या फुल कोर्ट मीटिंग बुला के ये फैसला नहीं करते कि सब जजेस उसको फॉलो करेंगे, रिजॉल्व उनका कि वो उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे, तब तक वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे सिवाय पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स के। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आपके ख्याल में इस मामले पर कोई और रद्द-ए-अमल आ सकता है? हुकूमत के लिए कोई और मुश्किलात हो सकती हैं, या जैसे ये आईनी तरमीम आई हैं और ऑलरेडी इनके लिए सुप्रीम कोर्ट में इनको चैलेंज कर दिया गया है, 3 दरखास्तें मुतफरिक सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में भी एक आ चुकी है, तो क्या ये स्ट्राइक डाउन हो सकती हैं? आयशा देखिए, अगर तो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब रिजाइन कर देते कि हमारा सीनियरिटी का प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया, वी फील इंसल्टेड एंड देयरफॉर वी हैव बीन बायपास्ड एंड देयरफॉर वी आर रिजाइनिंग, तो मेरा ख्याल है उसके साथ मैसेज चली जाती कि दिस सिचुएशन इज नाउ गोइंग टू अनरेवल एंड कैरी ऑन। मगर जो उन्होंने फैसला किया कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, तो इसका ये मतलब है वो रेजिस्ट करेंगे। इसका मतलब है उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने सबने मिलकर फैसला किया कि हम रेजिस्ट करेंगे, वी विल नॉट अलाउ दिस टू वर्क, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा। और हर स्टेज पे दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो फिर क्या होगा? फिर सारा काम रुक जाएगा। क्या करेगी गवर्नमेंट फिर? और इनको निकालने की कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाएंगे इन सबको और वहां जाके करेंगे जी कि इनको निकालें आप, और ये जो है मिसकॉन्डक्ट है, ये है, वो है, इट्स अ मेस।
आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू वर्क दिस वन थ्रू। हाँ, अगर मंसूर अली शाह साहब और उनके साथी फैसला ये करते हैं कि दे विल कोऑपरेट एंड दे विल वर्क टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अमेंडमेंट, तो फिर तो ये मामला सॉल्व हो जाएगा। मगर अगर उन्होंने फैसला ये किया कि हमें रेजिस्ट करना है, वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट बिकॉज वी डोंट एग्री विद इट। एंड और बाहर पीटीआई बैठी है हाँ। और लॉयर्स बैठे हैं जो कि पिटिशन पे पिटिशन ठोकेंगे, और मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा या अफरीदी साहब के लिए और जुडिशल पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए टू मूव फॉरवर्ड इन एनी कॉन्क्रीट सेंस। आई फोरसी अ लॉट ऑफ इश्यूज। नहीं, बतौर जज सिटी साहब आप नहीं देखते कि याहिया अफरीदी के साथ ताउन करना आसान है और मुमकिन भी है बनिस्बत काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के? काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो रुखसत हो रहे हैं, तो बतौर अगला चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को आप इन मुश्किलात पे काबू पाता या ऑन बोर्ड जजेस को लेता नहीं देख रहे? मुश्किल है आशा। देखिए, कुछ लोग ये कहते हैं कि याहिया अफरीदी साहब को समझाने की कोशिश की थी कि अगर आपको ऑफर होता है तो आप मत एक्सेप्ट करें। अब इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, आई डोंट नो, मगर अगर ऐसे है तो कन्विंस करने वाले तो फेलो जजेस ही है ना, जो उनके बड़े करीब थे। अब मैं नाम नहीं लेता, मगर देयर आर नंबर ऑफ जजेस हु आर क्लोज टू याहिया अफरीदी साहब एंड बट बिलोंग टू द अदर ग्रुप। तो अब याहिया अफरीदी साहब की पोजीशन जो है वो काफी मतलब प्रॉब्लमेटिक बनेगी कि अब इन्होंने जब फैसला किया कि हमें रेजिस्ट करना है और उधर याहिया अफरीदी साहब ने कहा फैसला किया कि मैंने इसको चलाना है, तो मेरा ख्याल है दोस्तियां अब खत्म हो जाएंगी, दोस्तियां नहीं रहेंगी और अब इश्यूज बनेंगे। आई कांट से किस किस्म के इश्यूज बनेंगे। अंदर की बात, जुडिशरी के अंदर दोस्तियां और यारियां और एम्बिशंस एंड वेस्टेड इंटरेस्ट, आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू प्ले आउट। अब अगर देखिए ना, अब मंसूर अली शाह साहब उठ के चले गए उम्रा करने के लिए जी, और ना ही वो ओथ टेकिंग में होंगे और एंड सो ऑन। जी, तो फुल अब कोर्ट में भी वो होंगे। या फिर नहीं होंगे ना फुल कोर्ट में। फुल कोर्ट में ना होना तो चलो कोई बात नहीं, वो तो उनकी लगती है ना। लेकिन सेठी साहब outgoing सुना chief था justice कि है। फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए उन्होंने बड़ी शानदार तकरीर खराज तहसीन पेश करने के लिए तैयार कर रखी है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए, ये रिपोर्टर्स कोट कर रहे थे। हाँ, वो मेरा ख्याल है कि वो हवा में रह तनकीदी गई। जायजा ही होगा। अच्छा। नहीं वो उनकी तारीफ में नहीं होनी थी, वो कुछ और ही होना था। तो अच्छा हुआ कि वो तो उन्होंने स्पीच नहीं दी, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने काजी साहब की तारीफ नहीं करनी थी और वो रिश्ता टूट गया है। और अब ये कि जी वो नए चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग है वहां भी वो नहीं होंगे, मैं समझता हूँ कि उनको होना चाहिए था, बट क्लियरली ही डजंट एग्री, ही इज नॉट गोइंग टू गिव अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस टू द न्यू चीफ जस्टिस। तो ये तो मामला ठीक नहीं है आयशा, मामला ठीक नहीं है। तो ये जो मंसूर अली शाह साहब का ख़त है, जाते जाते उन्होंने अपने गुज़श्ता ख़त का भी हवाला दिया और डिमांड किया आउट गोइंग चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से। तो काजी फ़ाइज़ ईसा तो रुखसत हो रहे हैं, इन अ वे ये वो मुतालिबा इनकमिंग चीफ जस्टिस से कर रहे हैं। जाहिर है जाहिर है, तो इसलिए तो क्लियर है ना। हाँ। ये खत, अब इस खत की क्या जरूरत थी? जी, ये तो वर्बली चीफ जस्टिस साहब के साथ बैठ के चेंबर्स के अंदर कोई फैसला कर लेते, मगर नहीं, आई थिंक दे आर मेकिंग इट पब्लिक। तो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज के दिस स्प्लिट, दिस रेजिस्टेंस ये चलेगी और शदीद होगी और विल क्रिएट प्रॉब्लम्स लेकिन फॉर रेजिस्टेंस गवर्नमेंट रेजिस्टेंस एस्टैब्लिशमेंट एंड चीफ जी, जस्टिस। लेकिन सेठी साहब क्या आप इस रेजिस्टेंस को अदलिया बहाली तहरीक जैसा ही समझते हैं? उस वक्त एक आमिर ने आकर गैर आइनी इकदाम किए थे और फिर अदलिया बहाली की एक तहरीक चली और फिर रिस्टोर हुई जुडिशरी की साख या उसकी हैसियत। अब जो आइनी तरमीम हुई है ये 2/3 अक्सरियत से और एन आइनी अमल है, जिसमें सिवाय पीटीआई के सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी। आपके ख्याल में अगर अब ऐसी कोई तहरीक चलती है और उसमें वकला शामिल होते हैं, सिविल सोसाइटी या पीटीआई भी, तो वो कामयाब हो पाएगी? नहीं, ऐसी तहरीक नहीं चलेगी, उस किस्म के हालात नहीं है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इस किस्म की तहरीक चल तो शुरू तो हो सकती है, मैं कामयाब नहीं होगी, क्योंकि के पास बड़े तरीके हैं लॉयर्स को डिवाइड करने के, गवर्नमेंट के पास भी इंड्यूसमेंट्स हैं, पार्टीज के अपने लॉयर ग्रुप्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और पीपीपी और पीएमएलएन के अपने भी ग्रुप्स हैं लॉयर्स के। तो वो जो हामिद खान साहब जो उम्मीद रखते हैं
वो नहीं होगी। ना ही जो मुनीर मलिक साहब समझते हैं कि वो एक लॉयर्स मूवमेंट चलाएंगे, वो नहीं होगी। अलबत्ता पेशावर और बलूचिस्तान के जो वकला हजरात हैं उनकी तरफ से तो ऐलान ऑलरेडी हो गया है दे डोंट एक्सेप्ट इट दिस अमेंडमेंट एंड सो देयरफॉर द बार is divided and the bench is divided and this is not a good situation but it will not lead to a lawyers movement to challenge the existing system. और इसमें जो अचंभे की बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंडक्ट रहा थ्रू आउट। उससे पहले वो मुज़ाकरात का हिस्सा रहे, मौलाना के थ्रू ऑन बोर्ड भी रहे और बहुत सी चीज़ों से वो इत्तफाक भी करते रहे, लेकिन ऐन वक्त पर वो बाइकआउट कर गए। और फैसल वावडा साहब उनके इस तर्ज अमल पर बाकायदा तबसरा भी कर रहे हैं कि बिके हुए हैं या जो भी वो जो उनका सियासी तज्जिया है। अब सेठी साहब पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम देने के बाद बैकआउट कर गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी कमेटी से, तो लेकिन अब जुडिशल कमीशन का मामला है और उसका इजलास होना है और अपॉइंटमेंट्स होनी है आईनी बेंचेस के लिए। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या गेम कर रही है? जस्टिस याहिया अफरीदी पर हमने देखा अभी तक कोई बाकायदा तबसरा या मुखालिफत उस तरह से नहीं की गई। सीनियर मोस्ट जज के अपॉइंटमेंट के हवाले से केपी के सीएम ने बाकायदा मुतालबा किया है कि हम एहतजाज करेंगे अगर सीनियरिटी को प्रेफरेंस ना दी गई। मेरा आपसे सवाल यह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, आपने कहा ना कि ये जुडिशल कमीशन में बैठेंगे। जी बताएं। बैठेंगे ना, अगर पीटीआई जुडिशल कमीशन में बैठेगी तो देखिए वहां 13 लोग हैं ना जी। तो आज वो मैं देख रहा था राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि अगर कहीं मेजॉरिटी बनती है तो एक की मेजॉरिटी बनेगी। अब यू कांट प्रिडिक्ट, वहां भी अगर ये बैठते हैं और वहां भी ऐसे जजेस बैठे हुए हैं तो 5 तो जजेस होंगे ना। तो not going to be easy for a government to have a majority always. और अगर ये बैठे हुए 5 जजेस हैं उनमें से 4 अगर इनके साथ हो जाते हैं, 2 ये हैं, 6 और एक बंदे की और जरूरत पड़ेगी ना, तो कोई ना कोई टूट सकता है, कोई ना कोई इधर उधर हो सकता है एंड सो ऑन। तो इसलिए इट्स गोइंग टू बी टफ रनिंग दिस जुडिशल कमीशन और इसीलिए ये बीच में बैठ के लड़ाई झगड़े करने के लिए ये बैठे हैं वहाँ ताकि ये सोशल मीडिया को यूज करें और वहाँ की अंदर की जो डिस्कशंस हैं उनको बाहर लाएं एंड सो ऑन और कीप द प्रेशर ऑन द जजेस। ठीक है, यानी जुडिशल कमीशन का हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसलिए बनेगी वहाँ पर मुकाबला बहुत क्लोज है और 6-7 ये रेशो बन रही है जो अभी तक प्रिडिक्ट की जा रही है।